हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने थार्नडाइक के बारे में जाना कि थार्नडाइक ने क्या जीवन परिचय, थार्नडाइक के नियम, थार्नडाइक के गौण नियम, तो उनके शैक्षिक निहितार्थ, मतलब एक तरह से व्यवहारवाद में जो थार्नडाइक का महत्व वगैरह था, उपयोगिता थी, उसके बारे में बता दिया गया है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भी एक व्यवहारवादी ही हैं, महत्वपूर्ण व्यवहारवादी हैं, जिनका नाम है बुरहन फ्रेडरिक स्किनर। इनके बारे में जानने से पहले हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें। आपके लाइक से मुझे ऊर्जा मिलती है कि हाँ, मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, तो मैं आप लोगों को आने से पहले और ऊर्जा से लबरेज होकर आपके सामने आऊँगा। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी आपके ग्रुप हैं, तुरंत के तुरंत जस्ट सेकंड आप इस ग्रुप में ये मैसेज शेयर कर दें कि जो भी वीडियो चल रहा है इसको शेयर कर दें कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक, तो आज बात करते हैं हम एक और व्यवहारवादी जिनका नाम है बुरहन फ्रेडरिक स्किनर। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बहुत सारी इनकी परिभाषाएं आती रहती हैं। इनका एक फेमस प्रयोग आप लोग जानते होंगे। तो आज हम लोग उनके प्रयोग के बारे में नहीं जानेंगे, आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि कितने अच्छे ये मनोवैज्ञानिक थे। पहले मनोवैज्ञानिक थे कि नहीं थे, क्या थे, कैसे कैसे मनोवैज्ञानिक की तरफ इनका रुझान हुआ। तो आज हम इनका जीवन परिचय और इनकी कृतियों वगैरह के बारे में जानेंगे कि किस तरह इन्होंने अपने अपने सिद्धांत को दिया, कैसे इनके जीवन में मोड़ आया। तो इनका जन्म जो हुआ था 20 मार्च 1904। 1904 से एक घटना याद आती है हमको, शायद आप लोगों को ना याद आए, याद आ रही होगी तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि 1904 में पावलो के जीवन में कुछ घटना घटी थी। जल्दी बताइए, कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए। 1904 ईस्वी में पावलो के द्वारा कुछ घटना घटित हुई थी। बहुत ही इतिहास में वो घटना पढ़ी जाती है। बता सकते हैं क्या घटना घटी थी? इनका तो जन्म हो रहा है ना। पावलो उस समय कुछ काम कर रहे थे, मैं बता दे रहा हूँ भाई। इसी समय पावलो को, इसी समय जब इनका जन्म हुआ उसी सन के अंदर, सत्र के अंदर पावलो को नोबेल पुरस्कार मिला। जो उनके कुत्ते के पाचन क्रिया पर उन्होंने प्रयोग किया था, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो इकलौते ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम बुरहन फ्रेडरिक स्किनर की बात करते हैं। स्किनर का जन्म जो पेंसिल्वेनिया जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ था। ठीक, और इनकी मृत्यु जो हुई थी, कैम्ब्रिज का नाम सुने होंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज एक स्थान है अमेरिका में। ठीक था। ये स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए। यूएसए का मतलब संयुक्त अरब अमीरात मत कर दीजिएगा, ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और ये अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ था। और जो मृत्यु हुई थी कैम्ब्रिज में हुआ था। कैसे मृत्यु हुई थी? रक्त कैंसर इनको हो गया था। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, रक्त कैंसर की वजह से 86 वर्ष की उम्र में 86 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये तो इनके जन्म और मृत्यु की बात हुई। नोट कर लीजिएगा, एक एक कर पॉइंट नोट करते चलेंगे, ये आपके लिए इतना आसान होता चला जाएगा। कभी किसी के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की कोचिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप ही के लिए होगा। ठीक, अब इनकी बात करते हैं। इनका जन्म एक थोड़े से मिडिल फैमिली में जन्म हुआ था, कह सकते हैं सामान्य परिवार में। इनके पिताजी क्या थे? पेशे से एडवोकेट थे, अमेरिका में एडवोकेट थे। और वहाँ ये अपने परिवार के साथ रहते थे। 3 बहनें थीं, ये 3 भाई थे। इनकी 2 बेटियां थीं। बेटियों के अलावा इनका कोई नहीं था, पुत्र कहा जाए।
तो ये इनका परिवार हो गया। अब बात करते हैं कि ये परिवार के बाद से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं। ये परिवार से थोड़ा सा बाहर निकल के पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए। परिवार में रहते हैं उसके पढ़ने के लिए भी तो जाएंगे। ये पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। न्यूयॉर्क क्यों जाते भाई? ये पहले मनोवैज्ञानिक नहीं थे, पहले ये एक साहित्यकार बनने के लिए, एक साहित्य लेख लिखने के लिए, साहित्यकार इनको पहले बनने का मन था। तो ये उसकी पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क में उन्होंने पढ़ाई, आप एक एक पॉइंट नोट करिएगा। पढ़ाई इन्होंने न्यूयॉर्क में इन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई, न्यूयॉर्क में बीए की पढ़ाई किस विषय से? अंग्रेजी ऑनर्स होता है ना, ठीक वही अंग्रेजी ऑनर्स किस सन में भैया? 1926 ईस्वी में। मतलब ये साहित्यकार बनने के लिए, लेखक बनने के लिए, ध्यान रहे ये मनोवैज्ञानिक नहीं बनना चाहते थे, ये लेखक बनना चाहते, साहित्यकार बनना चाहते। उसके लिए पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए? हैमिल्टन। ये न्यूयॉर्क में हैमिल्टन विश्वविद्यालय में इनका दाखिला होता है और बीए की डिग्री ये यहीं से लेते हैं 1926 ईस्वी में। फिर ये एमए की पढ़ाई के लिए, एमए की पढ़ाई इनकी भी होती है। कहाँ होती है भैया? ये देखिए हैमिल्टन में पढ़े थे, अब एमए की पढ़ाई करते हैं इनकी। एमए वो भी अंग्रेजी से एमए करते हैं। कहाँ पे? बहुत फेमस विश्वविद्यालय है, याद होगा आप लोगों को, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ये एमए करने चले जाते हैं। यहाँ पे ये किस सन में एमए करते हैं भैया? 1930 ईस्वी में ये एमए कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई कन्फ्यूजन? नोट कर लेना भैया। अब बात करते हैं ये पीएचडी इन्होंने किया था किस विषय से भाई, पता है? ये अंग्रेजी विषय से पीएचडी थे। ठीक, कहाँ से? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से किस सन में? 1931। कहा जाता है कि 1931 में जब इन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया तो 1936 तक ये शोध कार्य करते रहे। इस सन तक तो ये शोध कार्य करते रहे। यहाँ तक इनकी शिक्षा आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन? अब इनके एक सिद्धांत का हम नाम बता देते हैं, जिस सिद्धांत पे इन्होंने काम किया था। जल्दी बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए इनके सिद्धांत का क्या नाम था। जल्दी से बताइए इनके सिद्धांत का क्या नाम था, जल्दी बताइए भाई। इनके सिद्धांत का कई नाम थे, सबसे फेमस क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या होता भाई? इसमें पहले क्रिया प्रसूत का मतलब पहले क्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद हमारा फंक्शन काम करता है। जैसे थार्नडाइक में क्या होता था? पहले उद्दीपक पहले आता था और अनुक्रिया बाद में होती थी। थार्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक पहले दिखाई देती थी और क्रिया बाद में होती थी। इसके सिद्धांत में ठीक थार्नडाइक के उल्टा, इसमें उद्दीपक अनुक्रिया पहले होती है, उसके बाद उद्दीपक
दिखाई देता है। इसको इसीलिए यस टाइप थ्योरी कहते हैं, यस टाइप थ्योरी कहते हैं, क्योंकि ये पहले भोजन नहीं देखता था, उसके पहले ही अनुक्रिया करता था। ये बात हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम इनके सिद्धांत के बात कर लें कि इनकी क्रिया प्रसूत क्यों कहा जाता था, कि क्रिया प्रसूत पहले, क्रिया पहले होती थी। अन्य इसके नाम है, मैं एक एक करके वो नाम लिख दे रहा हूँ जो एग्जाम में आए। दूसरा नाम है साधनात्मक अनुबंधन। तीसरा क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन से एक चीज याद आई, 2018 के टेट में यही प्रश्न पूछा गया था कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, वो उसका अदर नाम क्या है, उपनाम क्या है। तो सन 2018 याद रखिएगा, टेट में ये प्रश्न पूछ चुका था कि इसका उपनाम क्या है। इसलिए मैं इन सारे उपनामों को लिखवा दे रहा हूँ कि आपको इसमें से कोई भी एक अगर याद रहेगा तो कुछ भी वो पूछे, स्किनर के सिद्धांत को कोई दिक्कत ना हो। नैमित्तिक कह सकते हैं इसको, सक्रिय अनुबंध क्या कह सकते हैं, क्रिया प्रसूत की जगह सक्रिय अनुबंध का भी सिद्धांत कहते हैं, सक्रिय अनुबंध। कार्यात्मक, पांचवा कहते हैं कार्यात्मक अनुबंध। छठवा कहते हैं, देखिएगा ये कार्यात्मक अनुबंध है, ये कार्यात्मक प्रतिबद्ध। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि बस कार्यात्मक अनुबंध लिख के छोड़ दीजिएगा, नहीं, कार्यात्मक अनुबंध, कार्यात्मक प्रतिबंध, ये इतना तैयार हो गया आपको। इनके लिए अब कहा जाता है कि इनके जो भी सिद्धांत हैं, इनके इन सिद्धांत को इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे साधनात्मक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन। प्रश्न जो पूछा जाता है यही दो बस अक्सर पूछा जाता है, इन दोनों को तो कम पूछा जाता है कि क्या कहा जा सकता है। उत्सर्जित भी कहा जाता है, उत्सर्जित अनुबंधन, अनुबंधन कहिए। इसको इस नाम से भी जाना जाता है कि भाई कोई भी इसमें से एक पूछे, आप प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, आप सारे प्रश्न वो कर लें, एक एक नंबर से वो पास होने की संभावना आपको बढ़ती। कहा जाता है ना कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इनके जो सिद्धांत में अनुक्रिया पहले हो रही है और उद्दीपन बाद में हो रहा है, ठीक। और इनके सिद्धांत की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके सिद्धांत में सबसे ज़्यादा पुनर्बलन का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इनके सिद्धांत को कभी कभी पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। तब कहेंगे कि पुनर्बलन का सिद्धांत तो C.H. हल ने दिया है, पुनर्बलन का सिद्धांत C.H. हल ने दिया है, तो ठीक है, C.H. हल ने प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं दिया। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए प्रबलन शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आप कहेंगे स्किनर को ही। सबसे ज़्यादा पुनर्बलन शब्द का प्रयोग, सबसे ज़्यादा पुनर्बलन शब्द का प्रयोग स्किनर ने किया है, स्किनर ने किया। क्योंकि सिद्धांत तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सिद्धांत तो आपका C.H. हल दिखाएगा कि प्रबलन का सिद्धांत C.H. हल ने दिया है। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछे कि प्रबलन जो पुनर्बलन शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है, तो आप कहेंगे स्किनर महोदय। कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये उत्तर आपको याद होना चाहिए कि क्या। अब बात करते हैं कि इसमें पुनर्बलन क्या है। पुनर्बलन वो चीज़ होती है कि हम किसी को पुनर्बलित करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे पुनर्बलन कई प्रकार के होते हैं। पुनर्बलन सकारात्मक भी होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। पुनर्बलन सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। जिस तरह से बच्चे को आप पुनर्बलन देंगे उसी तरह से वो आगे बढ़ेगा, जिस तरह से आप पुनर्बलन दें। इनकी पुस्तक एक है, इनके पुस्तक का नाम टाइप करो तो जल्दी से बताओ। पहले ये सकारात्मक पुनर्बलन में क्या लिखते हैं?
पुरस्कार, तोहफा। एक चीज और बता दूं, कई लोग कहेंगे कि दंड भी नकारात्मक पुनर्बलन है। तो एक बार ये प्रश्न पूछ दिया था कि दंड क्या है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है कि दोनों नहीं। आपका उत्तर घूम के किस पे जाएगा, कहेंगे दंड तो नकारात्मक है, लेकिन दंड कहा गया है ना तो सकारात्मक है ना तो नकारात्मक है। ये कान खोल के सुन लीजिए, दंड को आप कभी भी किसी नकारात्मक कैटेगरी में नहीं काउंट करेंगे और ना ही सकारात्मक कैटेगरी में काउंट करेंगे। दंड ना तो सकारात्मक होता है और ना तो नकारात्मक होता है, आज से ये जान लीजिए। इसीलिए दंड को कभी, हाँ, नकारात्मक रूप में देखिए, तोहफा लिख दिए, तोहफा लीजिए, सॉरी, इसको डांटना कह सकते हैं, डांटना, डांटना। इस तरह के जो पुनर्बलन होंगे वो क्या होगा, नकारात्मक रूप में होंगे। पुरस्कार होगा, कुछ और तरह के प्रोत्साहन होंगे, वो सकारात्मक पुनर्बलन होगा। डांटना, उसको कुछ और कह देना, उसको यहाँ से भगा देना, कुछ बोल रहा है उसको चुप करा देना, ये सब क्या है, नकारात्मक है। उसको प्रोत्साहित करना ये सकारात्मक है। अब ये कहते हैं पुनर्बलन कब देना चाहिए। किताब का नाम अभी टाइप कर रहे होंगे आप लोग कि क्या नाम है इनकी किताब का, जिसमें इन्होंने ये सारी बातें कही हैं। जल्दी से उस किताब का नाम बताओ, एग्जाम में वो किताब का नाम पूछा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ। कहता है कि बालक को पुनर्बलन जब वो क्रिया करता है तो उसके साथ तुरंत देनी चाहिए। पुनर्बलन क्या हो, तुरंत देना चाहिए, लेट नहीं लगाना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। क्योंकि भाई अगर तुरंत नहीं देंगे और थोड़ी देर के बाद कहेंगे ठीक है था, तो ये नहीं ठीक है। आप जैसे ही कहता है ए फॉर आप एप्पल पूछते हैं तो तुरंत रिप्लाई करता है कि हाँ ए फॉर एप्पल, तो आप कहते हैं बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप इस तरह के पुनर्बलन का बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में वगैरह में आपने प्रयोग किया है कि नहीं किया? अगर प्रयोग किया है तो ये किस रूप में आते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन। कब दिया जाता है, अगर आपने प्रशिक्षण लिया है तो कब दिया जाता है, जब क्रिया होती है, जब बच्चा आंसर करता है उसके तुरंत बाद ही पुनर्बलन देना चाहिए। ये स्किनर महोदय इस सिद्धांत में कहते हैं। ठीक, अब उनकी बुक का नाम बताइए हमको, अभी तक टाइप नहीं किया जाए। जल्दी बताइए। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है। इसी बुक के अंतर्गत इन्होंने रीइंफोर्समेंट, जो पुनर्बलन है, इसके अंतर्गत इन्होंने सारी बात इस बुक में कही है। बुक कब आई थी? 1938 ईस्वी में। ठीक, 1938 ईस्वी में ये बुक आई थी। एक और आई थी बुक इनकी, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इनकी एक और बुक आई थी जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट, 1957 बड़ा महत्वपूर्ण समय है इनके लिए सब, और एक मनोवैज्ञानिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय। क्यों? क्योंकि इनको पहली बार मनोवैज्ञानिक जब माना गया था तो वो सन कौन सा था? इनको माना गया था जब पहली बार इनको मनोवैज्ञानिक माना गया था, पहली बार मनोवैज्ञानिक माना गया, वो सन था 1953 से 57। इसी के बीच इनको मनोवैज्ञानिक कहा। इसके पहले ये बीए से पढ़े थे, एमए किए थे, पीएचडी भी वगैरह किए थे, लेकिन इनको मनोवैज्ञानिक माना कब गया? क्योंकि ये 1957 में इतने सारे कार्य किताब वगैरह उसके, इनको प्रोत्साहित किसने किया था ये सब के बारे में? इसका एक मित्र था, स्किनर के एक मित्र थे जिनका नाम था फ्रेड केलर, जिनका नाम था फ्रेड केलर। ये जब फ्रेड केलर इनके मित्र थे,
जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे तो ये देखे कि फ्रेडरिक स्किनर का जो रुझान है अब साहित्य की तरफ न रह के मनोविज्ञान की तरफ झुक रहा है, तो वो कहने लगे कि आप क्या करिए कि आप व्यवहारवाद की तरफ झुकिए। तो ये प्रोत्साहित करके कहता है अपने मित्र से कि व्यवहारवाद की तरफ कार्य करिए। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल बनाते हैं, जिसको कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन। एक शिक्षण मशीन बनाई उन्होंने, शिक्षण मशीन, एक शिक्षण मशीन बनाई जिसका नाम था, आप कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन एक शिक्षण मशीन बनाई अपने फ्रेंड के साथ मिलके, ठीक, क्योंकि ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने मित्र के साथ पढ़ते थे। इनके मित्र ने देखा कि इनका रुझान बहुत सारे प्रयोगात्मक कार्यों में लगा रह रहा है, तो ये व्यवहारवाद की तरफ इनको मोड़ने की कोशिश करते हैं और अपने साथ मिलके एक शिक्षण मशीन बनाते हैं, जो शिक्षण मशीन का नाम है अभिक्रमित अनुदेशन। ये मशीन किस तरह से फंक्शन काम करता है, ये एक ट्रेन की बोगी की तरह, ऐसे एक ट्रेन की बोगी होती है ना, ये इस तरह से इसमें इस तरह से कार्य करता है कि बच्चे को पहले ए सिखाया जाए, बी सिखाया जाए, सी सिखाया जाए, मतलब एक क्रम से, क्योंकि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अभिक्रमित, मतलब जो भी कुछ इसको सिखाया जाए एक क्रम से सिखाया जाए। पहले बच्चे को ए सिखाया जाए, उसके बाद बी सिखाया जाए, उसके बाद सी। अगर बच्चा ए नहीं सीख पाता है, जब तक ए नहीं सीख पाता है तब तक उसको बी न सिखाया जाए, जब तक बी न सीख पाता हो तब तक सी न सिखाया जाए। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन की एक विशेषता थी कि एक स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को उसको सिखाना है। अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो आप उसको नहीं सिखाएंगे। इसीलिए इनको इतने सारे कार्य किए इन्होंने, इतने सारे कि एक सर्वेक्षण करवाया गया, 20वीं सदी में एक सर्वेक्षण करवाया गया और पूछा गया कि भाई ये बताओ कि सबसे मोस्ट मनोवैज्ञानिक किसको चुना जाए 20वीं सदी का, तो इन्हीं का नाम आता है, स्किनर महोदय का नाम आता है। ये 20वीं सदी के प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक कहलाए, मनोवैज्ञानिक कहलाए। मेरी बातों पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैं अनर्गल पॉइंट को नोट नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल जानने की ज़रूरत है। इन्होंने 21 किताबें लिखी थी, इसीलिए 21 किताब क्यों, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में 21 किताब और 180 लेख, 21 बुक लिखे थे मनोविज्ञान पे। जो अभी तक के सबसे ज़्यादा किताब लिखने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, अगर प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा किताब किसने लिखा है तो आप कहेंगे स्किनर। कहते हो कि कितनी किताबें, 21 किताबें। लेख कितने लिखे थे, 180। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया था, ठीक। जो इनका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत आया, क्रिया प्रसूत, वो सिद्धांत कब आया था भाई, एक बार बता दीजिए, जल्दी बताइए। 1952 से 1954 के बीच में क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है किस सन में आया था, आप कहेंगे 1952 से 1954। और एक चीज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से प्रभावित होके ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिए थे, तो आप कहेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत से प्रभावित हुए। तब थार्नडाइक के सिद्धांत से प्रभावित हुए थे। प्रभावित होने वाले में बहुत सारे लोगों से प्रभावित थे, प्रभावित लिख रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों से प्रभावित थे। ये थार्नडाइक से प्रभावित थे, थार्नडाइक। ये रूसो से प्रभावित थे, रूसो। विलियम जेम्स से प्रभावित थे, जेम्स। ये पावलो से प्रभावित थे, पावलो। मतलब इन सारे लोगों से प्रभावित थे, लेकिन इन लोगों के प्रभावित होने से इनको इनके किसी सिद्धांत को लेकर नहीं बनाया, लेकिन हाँ थार्नडाइक के एक विशेष सिद्धांत से प्रभावित होकर इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत का क्या नाम है, थार्नडाइक के जो मुख्य नियम है, उन 3 मुख्य नियमों से एक सिद्धांत का नाम है, वो क्या नाम है, जल्दी बताइए टाइप करके। प्रभाव का नियम। थार्नडाइक के जो मुख्य नियम है उसमें एक है, देखिएगा आप लोग, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इसी से प्रभावित होकर ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए थे, ठीक। अभी तक मुझे लगता है
कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक, और ये एक लास्ट में जाते जाते इनको कहूँगा कि ये मिनेसोटा जो विश्वविद्यालय है उसमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किए। फिर इंडियाना विश्वविद्यालय HOD बने रहे, किस विभाग के? मनोविज्ञान के। ये वहाँ पे HOD बने। ठीक, और 1900 एक समय आया कि ये अपना कार्य करते करते एक समय आया कि ये अपने वतन को वापस लौट गए और वहाँ रहने लगे। वहाँ रहते रहते इनको रक्त कैंसर बेचारे को हो गया और रक्त कैंसर होने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे अभी तक जितने भी मैंने पॉइंट बताए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग ऐसा कोई भी पॉइंट इसमें से ना मिस करिएगा कि जिससे आपका एक सिलेक्शन करने से रुक जाए। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो सब लोग अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो कर दे भाई, जल्दी कर दो। लेट कर रहे हैं आप लोग कि हम आ जाएं आपके पास। धन्यवाद दोस्तों।